हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 17 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की हेडलाइन ये है कि विंबलडन 2024 जीत लिया गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया है। करंट अफेयर के डेली पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक के थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है। वहीं पर आपको डेली के डेली पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। जब आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर डेली क्विज भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्टैटिक जीके और जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उनका क्विज भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। शुरू करेंगे वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था। सवाल था हमारा पॉलिटी का, और क्वेश्चन ये था कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, यह हमारे संविधान में 69th अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का प्रावधान रखा गया था। और जो 42वां संशोधन है, इसके तहत हमारे संविधान में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान लिया गया है, जिसको हम हिंदी में मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। एक और बात ध्यान रहे, कभी कभी हमसे सवाल पूछा जाता है ये कौन सा संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी जो 44वां संशोधन है, यह 1978 में हुआ था, और इसके तहत जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, मतलब संपत्ति का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके, जो कि पहले आर्टिकल 31 में था, और इसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक तरीके से लीगल राइट है। और 85 अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसके अंतर्गत देखिए ये प्रावधान है कि एससी और एसटी कम्युनिटी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो प्रमोशनल एग्जाम होता है, उसमें भी उनको रिजर्वेशन का प्रावधान है 85 अमेंडमेंट के अंतर्गत। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में अमित शाह के द्वारा मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी गई है। तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, मतलब 55 जिलों में स्थापना करी गई है प्राइम मिनिस्टर कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस की। अब ये हैं क्या, समझ लीजिए। साल 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको एक स्टैंडर्ड और ऊपर बढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश से पढ़ा हुआ जो युवा वर्ग है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सके या अपना व्यापार कर सके। तो इसके अंतर्गत ये जो एक्सीलेंस सेंटर खोले गए हैं, इसमें हायर एजुकेशन दी जाएगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। और साथ में ये अपने आप में फायदा देगी उन फैमिलीज को भी, ऐसी फैमिलीज जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हैं, तो वो इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अगर उनके बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनका सारा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और यहाँ के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। कौन है? मांगू भाई पटेल। विंबलडन 2024 किसने जीत लिया है? तो विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम कर लिया है। अल्कराज 21 साल के केवल हैं इस टाइम पे। और ये कौन सा देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक काफी लंबे अरसे तक एटीपी टेनिस रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन इस बार का जो टाइटल है, ये कार्लोस ने जीता है। कार्लोस ने इस बार का रोलैंड गारोस भी जीता है, जिसको फ्रेंच ओपन के नाम से भी जानते हैं। यह तो बात हो गई विंबलडन मेंस सिंगल किसने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए इस बार का विमेन सिंगल किसने जीता है, तो इनका नाम है बारबोरा क्रेकिकोवा। क्या नाम है? बारबोरा क्रेकिकोवा। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी, जो कि इटली की खिलाड़ी हैं, उनको हराया है। बाकी पूरी लिस्ट मैंने मेंस डबल्स एंड विमेन्स डबल्स इन सब की पीडीएफ में दे दी है, तो एक बार आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। विंबलडन पूरे साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, उनमें से तीसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले हर साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फिर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, जिसको रोलैंड गारोस भी बोलते हैं। उसके बाद विंबलडन खेला जाता है, और उसके बाद आखिरी जो है उसको बोलते हैं यूएस ओपन। विंबलडन की स्थापना 1877 में करी गई थी।
और इस बार 2024 में एक इसका 137वां संस्करण खेला गया है। इसमें जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है उसको 5 करोड़ यूरोस की धनराशि मिलती है। इतना ही नहीं, एक और बात ध्यान रखें, विंबलडन कौन से कोर्ट में खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है? ये लंदन में आयोजित किया जाता है। युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 2014 में डिक्लेयर किया गया था। तब से हर वर्ष ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे दुनिया भर में हर देश के अंदर वहाँ की सरकारें इस बात को एज अ जिम्मेदारी लें कि उनके देश के अंदर हर युवा को स्किल डेवलप्ड होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन अगर उसके अंदर स्किल है तो वो अपना जीवन यापन कर लेगा। ये कौन सी टीम है जिसने 2024 का कोपा अमेरिका टाइटल अपने नाम कर लिया है? कोपा अमेरिका टाइटल जो कि फुटबॉल में खेला जाता है, और इस बार इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया और इसको जीता है अर्जेंटीना ने। फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर इसे जीत लिया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया है और अर्जेंटीना की तरफ से लौतारो मार्टिनेज, जिन्होंने 112वें मिनट में एक गोल मारा, जिसकी वजह से अर्जेंटीना जीत गया है। इससे पहले आपको बता दूं, 2021 का जो कोपा अमेरिका था वो भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। एक और इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये भी अर्जेंटीना ने जीता। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 2021 और 2024 का दोनों कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीते हैं, और बीच में जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप मेंस हुआ था उसको अर्जेंटीना ने भी जीता था। और पिछले साल 2023 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, वो कौन सी टीम ने जीता? वो स्पेन ने जीता था। और कोपा अमेरिका के बारे में एक चीज समझ लेते हैं, ये आपका स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है। कोपा अमेरिका कप जो है ये हमेशा अमेरिका के ही द्वारा होस्ट किया जाता है। इसमें टोटल 16 टीमें खेलती हैं। और इस बार सेकंड नंबर पे कौन रहा? कोलंबिया। थर्ड नंबर पे कौन सी टीम रही? तो ये रही उरुग्वे। कौन सी टीम? उरुग्वे। इंडियन ऑयल जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इन्होंने हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टॉर मैक्स। और आपको बता दूं, इंडियन ऑयल भारत की पहली ऐसी ऑयल कंपनी बन गई है जिसने हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया है। इससे पहले कोई भी ऐसी भारतीय कंपनी नहीं थी जो कि इस तरीके का पेट्रोल बनाती थी जिसका यूज फॉर्मूला वन रेसिंग के दौरान कारों में यूज किया जाए। दुनिया में भी मुट्ठी भर कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हैं जो कि ये इस तरीके का ऑयल बनाती हैं। उनमें से इंडियन ऑयल शुमार हो गई है। इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। और इस टाइम पर पूरे भारत में जितना भी तेल का उत्पादन इस तरीके से किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें 40% मार्केट अकेले इंडियन ऑयल का है। इसी वजह से यह भारत की लीडिंग ऑयल कंपनी है। एक कंपनी है जो कि फिनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है जिसका नाम है गोल्डमैन सैच, और ये एक अमेरिकी कंपनी है। तो इनका जो इंडिया वाला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विंग है, इसके नए को हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देवराजन नामकम के साथ। देखिए, इसके दो को हेड अपॉइंट किए गए हैं गोल्डमैन सैच के भारत बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विंग के लिए। एक तो है देवराजन नामकम और दूसरे जो है ये हैं सुदर्शन रामकृष्णन। तो आप दोनों का नाम ध्यान रखें, दोनों को हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये जिनको रिपोर्ट करेंगे उनका नाम क्या है? तो ये है संजय चटर्जी। क्या नाम है? संजय चटर्जी। और ध्यान रहे, अभी हाल ही में एलआईसी के एमडी और सीईओ एक बार फिर से अपॉइंट किए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। और कल मैंने आपको बताया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं अरुण बंसल। ये इससे पहले आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। हाल ही में ये कौन है जिनको पैट टिलमैन अवार्ड फॉर सर्विस 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि खेल जगत में बेहतर कार्य करते हैं, या फिर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि खेल के लिए कुछ बेहतर कार्य करते हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रिंस हैरी। इनको सम्मानित किया गया है। प्रिंस हैरी की एक फाउंडेशन है, मतलब आप बोल सकते हो एक संस्थान है इनका,
जिसका नाम है इन्विक्टस गेम्स फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम करती है जो कि इंजर्ड हो जाते हैं या फिर बुरे तरीके से बीमार हैं या फिर बहुत बुरे घाव हैं उनके शरीर में खेल के दौरान। तो ऐसे खिलाड़ियों को ये सपोर्ट करने वाली फाउंडेशन है। उनका सारा खर्चा उठाती है। उनकी इंजरीज के दौरान अगर कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ये फाउंडेशन काम करती है। इस वजह से प्रिंस हैरी को इस बार का पैट टिलमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको पता है पैट टिलमैन इसका नाम क्यों है? क्योंकि पैट टिलमैन एक नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ी हुआ करते थे, फुटबॉलर हुआ करते थे। उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया था। और जो पैट टिलमैन थे, 2004 में अफगानिस्तान में इनको मार दिया गया था। ये कौन है जो कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, विक्रम मिस्त्री। अब से भारत के विदेश सचिव की भूमिका यही निभाएंगे। और अपने करियर में अगर पूरे इनके डिप्लोमेटिक करियर में देखा जाए तो ये चाइना डिप्लोमेटिक में एक्सपर्ट हैं। और इससे पहले अगर बात करें जस्ट, तो ये भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे। जैसे कि अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, तो उनके डेप्यूटी थे, उनके असिस्टेंट थे ये। तो अब ये विदेश सचिव की भूमिका निभाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि रिटेल इन्फ्लेशन जून में कितना रहा। आज यहाँ पर बात हो रही है कि जून के महीने में होलसेल मार्केट का इन्फ्लेशन कितने परसेंट तक बढ़ गया। तो पिछले 16 महीने में ये सबसे ज्यादा रहा, सबसे उच्चतम स्तर पर ये पहुंच गया। ये हो गया 36%। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जाहिर सी बात है मार्केट में चीजों के दाम आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। एक और आपको बात समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए 100 चीजें हैं, तो 100 चीजों में ये मान लीजिए 70% ये जो दाम बढ़े हुए हैं बाजार में चीजों के, ये खाद्य पदार्थ है, मतलब खाने वाले आइटम है। ये चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में हर साल जो खाद्य पदार्थ है उनमें करीब करीब 8.6% की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब आप ऑन एन एवरेज ये बोल सकते हो, अगर आज की डेट में आप एक नॉर्मली अगर एक समोसा भी खरीद रहे हो तो अगले साल उसकी जो दाम है वो 8.6% तक बढ़ जाएंगे। आप अगर मार्केट में डोसा खा रहे हो या पिज्जा खा रहे हो तो उसके दाम अगले साल 8.6% तक ऑन एन एवरेज बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा एक कौन सा नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो आईसीएआर ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव को अगले 5 साल तक चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत भर से 5,521 साइंटिस्टों को यह टारगेट दिया जाएगा कि खेती के अंदर 100 तरीके के जो बीज हैं, उन बीजों में वो ऐसी रिसर्च करें कि अगले 5 सालों में वो भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे एक प्रॉपर, कि एक बीज एक साइंटिस्ट सिलेक्ट करे और उसके साथ क्या सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसका मॉडल क्या होगा और उसको अप्लाई कैसे मार्केट में किया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा और क्या पब्लिकेशन होगा उसमें। ये सारी चीजें एक रिपोर्ट के तौर पर हर एक साइंटिस्ट को तैयार करनी होगी। तब जाकर हमें पता लगेगा कि हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट और क्या कर सकते हैं और नया इनोवेटिव क्या कर सकते हैं। आईसीएआर की स्थापना 1929 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है हिमांशु पाठक। क्या नाम है? हिमांशु पाठक। और इस इनिशिएटिव को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपको ध्यान रहे 1 और 2 अगस्त को आपको फॉर्म करेक्ट करने के लिए भी एसएससी की तरफ से टाइम मिलेगा। तो बहुत अच्छे से फॉर्म भरिए। जो आपका प्री है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जुलाई आधे से ज्यादा निकल चुका है। आपके पास सिर्फ अगस्त और सितंबर करीब 1.5 से 2 महीने का समय है। और आपको ये पता है कि 1.5 से 2 महीने में कोई भी लाइव बैच कंप्लीट नहीं होता है पूरे तरीके से। तो आप प्री प्लस मेंस के लिए मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है इस टाइम पर। जो भी फीस रहती है, अगर आप हेल्प 50 लगाते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। 50% प्राइस सीधे इसमें कम हो जाएंगे। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो आप इसे अभी अवेल कर लीजिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, या फिर अगर आप
जीएस के साथ रीजनिंग का भी बैच लेना चाहें तो 2+1 में वो आपको मिल जाता है और उसमें आपको एक्स्ट्रा कंसेशन भी मिल जाता है। तो आपके पास बेहतर मौका है, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और एक बार में पूरी जीएस कवर करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये कौन सा शहर है जहां पर दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्र का सफलतापूर्वक ट्रायल कंडक्ट किया गया है? पहले तो आपको समझा देता हूं अब्र है क्या। ये जो आपको नाव दिखाई दे रही है ना, यही अब्र है। दरअसल अरब के कल्चर में पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल वे में यहाँ पर नाव चलाई जाती थी अरेबियन कंट्रीज में, उन्हें अब्र बोला जाता था। और ये वहीं पर एक से दूसरी जगह पर जोड़ने का काम करती थी। अब यहाँ पर 3D प्रिंटेड का मतलब क्या है? 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी उसे बोलते हैं जहां पर मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, जहां पर हाथ से कोई बिल्डिंग या कोई वस्तु नहीं बनाई जाती है बल्कि रोबोट की मदद से बनाई जाती है। तो ये जो अब्र जो नाव है, ये अभी तक आदमियों के थ्रू बनाई जाती थी, लेकिन पहली बार इसे रोबोटिक वे में बनाया गया है। और खास बात ये रही कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 90% तक कम हो गया है। मतलब अगर पहले 10 घंटे लग रहा था तो अब केवल 1 घंटे में ही एक अब्र बन के तैयार हो जाती है। दूसरी चीज, जो कॉस्ट का रिडक्शन रहा है वो 30% तक कम हो गया है। पहले अगर 100 रुपए लग रहे थे तो अब 70 रुपए में ही एक अब्र बन के तैयार हो जा रही है। और इसमें एक बार में 20 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 11 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है ये 3 मीटर है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में इसका पहला ट्रायल सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। यूएई में प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पर राशिद अल मखतूम, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं जायद अल नहान। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से भी पहले सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत के सबसे बेहतर मूर्तिकारों में से एक हैं और इनकी खास बात स्पेशलिटी ये है कि ये रेत की मदद से काफी बड़ी बड़ी आकृतियां और सुंदर आकृतियां बनाते हैं। इससे पहले भी ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इस तरीके की सैंड आर्ट बनाकर दुनिया भर में कई तरीके के इनिशिएटिव भी चलाते आए हैं, कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाते आए हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसको इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप बोला गया, और ये प्रतियोगिता रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित करी गई। वहीं पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने जो सैंड आर्ट बनाई इसमें ये भगवान जगन्नाथ और साथ में बलराम दास की बनाई थी, जो कि एक तरीके से उनके उपासक हैं भगवान के। और जो इनको सम्मानित किया गया है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है रघुवर दास। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। एक किताब काफी फेमस है जिसका नाम है इटर्नल इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल इस बार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो जीएस, जीके प्लस रीजनिंग ये दोनों भी आप अवेल कर सकते हैं एक ही बैच के माध्यम से। इसमें आपको एक्स्ट्रा कंसेशन मिल जाता है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इस बैच में क्या क्या कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया है। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं और वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी अलग से आपको दिया हुआ है। ऐसा पैकेज आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस एसएससी और हर एक राज्य के वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। Oh no! Don't miss out. Download Exam Engine app now for a smarter, efficient exam preparation journey.